ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था शेप जो है ऑर्बिटल के शेप कैसे होते हैं। एस ऑर्बिटल का क्या था, स्फेरिकल था, पी का डंबल जैसा था, है ना, और डी का कैसा था, डबल डंबल था, और किस तरह से ये 3D स्पेस में ओरिएंटेड होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। एफ का नहीं बनाया जा सका क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, है ना, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, तो वो 3D प्रेजेंट नहीं किया जा सकता इजीली, इसलिए नहीं दिखाया गया। हमारे कोर्स में भी नहीं है वो सारी चीज़ें, आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल की अगर बात करें तो हमें पता है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर फिल अगर आप करना शुरू करोगे तो वो एनर्जी के बेसिस पे इंटर करेंगे। एनर्जी के बेसिस का मतलब कि जहाँ पे जाने में उन्हें मिनिमम एनर्जी लगेगी वहीं पे वो जाएंगे पहले, समझ बात को। यानी कि मिनिमम एनर्जी जो सेल होगा या जो सब सेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे। लेकिन क्योंकि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजेनरेटेड का मतलब हुआ कि सेम ऑर्बिटल, जैसे पी की बात करें तो पी ऑर्बिटल जो है वो 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। और ये पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, इन तीनों की एनर्जी क्या है, बिल्कुल इक्वल होती है। और एनर्जी इक्वल होने की वजह से ही क्या होता है, ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं एक जैसे एनर्जी लेवल में, ठीक है। तो इन तीनों की तो एनर्जी सेम होती है, तो फिर इन तीनों में फिलिंग का क्या मतलब रहेगा, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। और बाकी फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन डालोगे वो कंप्लीट होगा तो फिर सेकंड में डालोगे, है ना, सेकंड फिल होगा फिर थर्ड में डालोगे, इस तरह से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करोगे। इन फिलिंग के लिए आपको 3 नियम पढ़ने होंगे। 3 नियम क्या हैं, एक अबाव प्रिंसिपल है आपका, दूसरा आपका पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है, और तीसरा हुन रूल है, ठीक है, हुन्स रूल। तो ये 3 हमें देखने हैं और इन्हीं 3 को फॉलो करना है, ठीक है, तो गलती नहीं होगी हमसे। तो चलो पहले देखते हैं अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है। अबाव का मतलब जो है वो बिल्डिंग अप होता है कि कोई चीज़ बनाना, क्रिएट करना, छोटी छोटी चीज़ें डाल के, समझ बात को। तो एक एटम को बनाने को ही क्या बोलते हैं, अबाव बोलते हैं। तो अबाव का मतलब होता है बिल्डिंग अप, किसी भी चीज़ को बनाना। द वर्ड अबाव मीन्स बिल्डिंग अप। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल क्या कहता है, इन द ग्राउंड स्टेट of the atom the orbitals are filled in order of their increasing energy। ये बात तो समझ में आ गई। तो हुन अबाव ने क्या, अबाव प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि वो हमेशा ही एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी के उस पे बेस पे वो फिलिंग होगी, ठीक है। और जो फिलिंग का सीक्वेंस है या जो एनर्जी का सीक्वेंस है वो ये आपके सामने है। सबसे कम एनर्जी जो होती है वो 1s की होती है, क्योंकि ये सबसे इनर सेल होता है ना, 1 पहले सेल की बात हो रही है, पहले में सिर्फ ऐसे ही होता है। तो सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ही सबसे पहले किस में जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है। अगर ये फिल हो गया और बच गए इलेक्ट्रॉन तब वो क्या होगा, आगे चला जाएगा, यहाँ 2s में जाएगा। फिर समझो बात को। अगर इलेक्ट्रॉन अब भी इसमें भी फिल हो गया, इसमें भी फिल हो गया, अब भी इलेक्ट्रॉन बच गए हैं आपके पास, आप और डालना चाह रहे हो उस एटम में, तो वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में पहुँचेंगे, वो किस सब सेल में, 2p सब सेल में पहुँचेंगे, समझ रहे हो बात को। तो 1s, 2s, फिर 2p, और 2p फिल होगा फिर 3s, 3s के बाद फिर वापस आओ यहाँ से 3p हो एरो का डायरेक्शन, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, इस तरह से ये सीक्वेंस पहले 1s इस तरह से चलेगा। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, देखो एरो के को फॉलो करोगे आप, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। बुक में ऐसा दे रखा कि यहाँ से आप रोटेट हो जाओ, यहाँ पीछे जाओ और फिर यहाँ से वापस आ जाओ, समझ लो। जैसे यहाँ पे देखो पहले 1s फिल करो, फिर कौन सा 2s, फिर कौन सा 2p, उसके बाद कौन सा 3s, फिर यहाँ से बीच से बैक जाओ, फिर कौन सा 3p, फिर 4s, फिर यहाँ से फिर जाओ तो 3d, फिर 4p, फिर 5s, ठीक है। फिर यहाँ से बीच से फिर से वापस जाओ, कहाँ पे 4d फिल। तो ये फिलिंग का ऑर्डर है, 4d फिर 5 फिर इस तरह से, ठीक है। इन्हीं को एक सीरीज या सीक्वेंस में लिख दिया गया यहाँ पे, 1s, 2s, 2p, 3s, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एनर्जी की बात हो रही है। सबसे कम एनर्जी का कौन सा है, सबसे आपका 1s, फिर 2s, इस तरह से ये इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप आसानी से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s, p, d, f इन सब में आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला रूल था आपका। पहला रूल क्या था, अबाव प्रिंसिपल, अबाव मीन्स बिल्डिंग अप, ठीक है। और किसके, ये रूल क्या कहता है कि एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, पहला नियम हो गया।
और फिर हमने देख लिया कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, ये भी चीज़ हमने देख लिया, सीक्वेंस देख लिया। फिर अगला हमारा है पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पाउली, मैं जो है जीआईसी में पढ़ता था तो हमारे एक टीचर थे, आर.एल. वर्मा नाम था, वो मतलब लेट टीचर हो गए, अब नहीं हैं। तो वो बताया करते थे कि पाउली जो है एक बहुत ही बेकार सा था, निकम्मा टाइप का। वो सभी वैज्ञानिक काम कर रहे थे और ये बैठा हुआ था बगल में, और सभी लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की जो है चारों क्वांटम संख्याएं निकाल के रख रहे थे, एक लिस्ट बना रहे थे, बाकी सारे साइंटिस्ट, और ये बैठ के बस देख रहा था। तो देखते देखते इसने देखा कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं मिला उसे जिसके चारों ही क्वांटम नंबर क्या हों, सेम हो जाएं। समझ लो बात को, किसी एक सिंगल एटम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं एक एटम में, जैसे सोडियम ले लो, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं 11 के 11 इलेक्ट्रॉन के चारों ही क्वांटम संख्याएं निकाल लूँ तो वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे। मतलब ये हुआ कहने का कि सबका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा, कम से कम एक क्वांटम नंबर तो चेंज होगा ही होगा। समझ लो बात को। तो उसने बस यही बात बोल दिया देख के कि ऐसा होता है कि एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी सेम नहीं हो सकती, मैच नहीं करेंगी। बस उसी चीज़ को यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब कम से कम एटलीस्ट 1 क्वांटम नंबर मस्ट बी चेंज। क्लियर हो गई बात। और इसी को हम दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं, कैसे, टू इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। जैसे कि ये, इसमें देखो अपोजिट स्पिन का मतलब ये हुआ, क्योंकि अगर एक इस ऑर्बिटल की मैं बात करूँ तो ये ऑर्बिटल जिसके लिए भी हो उसके लिए n फिक्स होगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी जो n आएगा वही आएगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ लो बात को। जो L इस इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा वही L इस इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा। L मतलब समझ गए होगे ना, सब एटम जो क्वांटम नंबर होता है आपका, तो भी सेम आएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो ये क्योंकि एक ही कंपार्टमेंट है तो इस कंपार्टमेंट में m की जो वैल्यू होगी वो कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, इन दोनों के लिए ही m की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होने हैं तो फोर्थ यानी चौथा जो क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन, वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना ही चाहिए। समझो बात को। और इसीलिए क्या होगा, ये अपोजिट होंगे। क्लियर होगी बात। ये एक तरफ नहीं हो सकते। अगर दोनों एक ही तरफ हो जाएंगे तो क्या होगा, दोनों अगर एक ही तरफ हो जाएंगे तो इस रूल का क्या हो जाएगा, वायोलेशन हो जाएगा, क्योंकि चारों ही क्वांटम नंबर्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे उस केस में। ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो ये अपोजिट होना चाहिए। दिस, यहाँ से देख लो, इसे स्टेटमेंट बना लेना एक इस तरह से। ये दो तो पाउली के प्रिंसिपल हो गए, चाहे आप ऐसा बोल दो। ऐसा बोलने का मतलब ये हुआ कि ये लिमिट लगा देता कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और वो दोनों की अपोजिट स्पिन होगी, यानी कि 2 से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। अगर मान लो 2 से ज़्यादा मैं इसमें पुट करता हूँ तो मान लो ऊपर की अप स्पिन में करूँगा तो 2 के सेम हो जाएंगे, अगर डाउन स्पिन में करूँगा तो भी 2 के सेम हो जाएंगे। समझ में बात। यानी कि अगर 3 फिल करने की आप कोशिश करोगे तो कम से कम 2 का तो मैच कर ही जाएगा, सेम चारों ही क्वांटम नंबर्स क्या हो जाएंगे, मैच कर जाएंगे। और इसीलिए क्या होगा, हमेशा ही 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते एक सिंगल कंपार्टमेंट में, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल लिमिट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल। और ये रहा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन सिंगल सेल। क्लियर होगी बात। If we put third electron in the same cell, the spin of electrons must be same। एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है लिखना, 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम हो जाएंगे, और ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n²। और यहाँ से हमें ये पता चल गया, कि किसी गिवन n की वैल्यू पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं एक सेल के अंदर या एक ऑर्बिटल के अंदर। समझ आई बात। तो वो यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हो, n की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप फिल कर सकते हो किसी सेल में वो होता है 2n², जहाँ पे n क्या है आपका, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट यू कैन फिल। ठीक है। n क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ, इसका मतलब मैं फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूँ, तो n इक्वल टू 1 करोगे तो फर्स्ट सेल में आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। ये एक्सट्रीम लिमिट है।
अगर मैं n इक्वल टू 2 पुट कर दूँ तो 4 ट्वाइस या कितना हुआ 8 हो गया, तो सेकंड में आप कितने पुट कर सकते हो, मैक्सिमम फिल कर सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड में 18, 4 में आप कितना फिल कर सकते हो, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये ऑक्टेट रूल आ गया 2, 8, 18 एंड 32 ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप पाउली को समझ गए होंगे, पाउली ने क्या बोला था। इसने हमें इस बारे में आइडिया दे दिया कि जो ऑर्बिटल हैं या जो भी सेल हैं आपके, उसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो मैक्सिमम। समझ में आई बात, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे। पाउली का स्टेटमेंट क्या था कि कभी 4 क्वांटम नंबर्स किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि सेम एटम के हों डिफरेंट होंगे, चारों के चारों मैच कभी नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात। तो 2 प्रिंसिपल हमने देख लिया। एक तो अबव तो सिर्फ एनर्जी को बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेगा, मिनिमम एनर्जी सेल में, और फिर उसके बाद एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो फिल होता चला जाएगा। सेकंड जो हमें बताया गया वो ये बताया गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी सेल में वो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। ये किसने बताया हमें, ये पाउली ने हमें बताया। क्लियर होगी बात। थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट वो है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुन्स ने ऑब्जर्व किया कि जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये रहा आपका 1, 2, 3, इस तरह से ये मान लेते हैं पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो, 2 2 करके, है ना, विथ अपोजिट स्पिन सब में, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल आप कर सकते हो। लेकिन हुन्स रूल ये कहता है कि अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप फिल नहीं कर सके, मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं आपके पास, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन थे, मान लो कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं और आपको उनको पी ऑर्बिटल में भेजना है, तो किस तरह से आप फिल करोगे। तो उसने कहा कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होना चाहिए, मतलब कि सिंगल डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। समझो बात को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिंगल डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे इन 3 को मिला के, इन 3 इलेक्ट्रॉनों को मिला के अगर इनका एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेशन देखा जाए, समझ लो बात को, तो तीनों का एडअप हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमाइज हैं, ये एक ही डायरेक्शन में है, 3 को 3 है, तो क्या है, ये मैक्सिमाइज है। और 3 इलेक्ट्रॉनों से अगर मैं इस तरह से एक पेयरिंग कर दूं तो आप देखो कि एक अपोजिट हो गया, तो इस समय एक डायरेक्शन में 2 हैं और एक डायरेक्शन में सिर्फ 1 है। समझ बात को। तो ये गलत हो गया। गलत इसलिए हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉनों को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए हमेशा ही। तो 3 इलेक्ट्रॉनों का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा, वो जब एक ही डायरेक्शन में हो। समझ में आई बात। तो इस तरह से आप फिल करोगे। अगर मान लो 4 होते, हाँ, तब आप क्या करते, क्योंकि अब अगला तो है ही नहीं, तो आपको पेयरिंग मजबूरी में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पेयरिंग कर दोगे 4 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो। समझ आया। अगर 4 नहीं है, 3 है, तो 3 है तो आप सिंगल इसमें डालोगे। कहने का मतलब उनका ये था कि आप पेयरिंग तब तक शुरू नहीं करोगे इसमें जब तक कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में फिल नहीं हो जाते। ये ऑर्बिटल्स डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, एनर्जी इनकी सेम होती है इसलिए। ठीक है, ये px है, py है, pz है। तो जब तक सिंगल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे इस तरह से, जिसे आप हाफ फील्ड बोलते हो, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक पेयरिंग शुरू नहीं होगी। क्लियर हो रही बात। तो फिलिंग करते समय आप इस बात का ध्यान रखोगे। ये आपका क्या है, ये गलत है, ये कभी भी सही नहीं है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई एनर्जी फैक्टर एंड रिपल्सन फोर्सेस। हाँ बिल्कुल, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, तो यहाँ पे सेम एनर्जी है इन तीनों की, तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन चाहे इसमें जाएगा, चाहे इसमें जाएगा, बात सेम रहेगी, है ना। और एक एक करके जाएगा तो सेम एनर्जी लगने वाली है। या मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, दूसरा डालोगे तो थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बगल में होगा, ये थोड़ा बहुत रिपेल करेगा। इसको डालोगे जब इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लगेगी इसको डालने में, और इसको जब डालोगे तो इन दोनों की वजह से जो है थोड़ा सा और ज़्यादा एनर्जी लगेगा, लेकिन फिर भी वो एनर्जी लगभग क्या होगा, सेम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो तब तो बिल्कुल इक्वल है इन तीनों की ही एनर्जी। समझ में आई बात। तो तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। लेकिन अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, आप दूसरा लेके आ रहे हो, तो इस इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पहले से इसमें जो बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन क्रिएट करेगा, इसके लिए रिपल्सन करेगा इसके लिए। समझ लो बात को। तो एनर्जी इस सेल की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आई बात। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को फिल करना मैक्सिमम एनर्जी सेल में पहुँचना जैसा होगा। क्लियर हो रही बात। तो ये अगर ऐसे ही फिल कर दिए तो वो अननेचुरल होगा। अननेचुरल इसलिए कि इसको फिल होने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यहाँ पहुँचने में, पेयरिंग करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी, जबकि अगर यहाँ पहुँच जाता खाली जगह पे तो उतनी एनर्जी खर्च नहीं होती। समझ में आई बात। तो एनर्जी यहाँ पे पहुँचना, बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत थी यहाँ पहुँचने के लिए, और पेयरिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी, और इसीलिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर पहुँचेगा। बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ रिपल्सन कम है।
तो ये आपका एनर्जी फैक्टर, ये सारी चीज़ें, रिपल्सन फैक्टर, ये सब आगे की चीज़ें हैं। हमारे लिए जो ज़रूरी था वो हमने देख लिया, ठीक है। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी समझ गए होगे आप, कि आप एक एक करके पहले फिल करोगे, पेयरिंग पहले नहीं करोगे। जब एक एक करके फिल हो जाएगा और बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तब आप पेयरिंग शुरू करोगे, ठीक है। बस हुन्स रूल यही था आपका। नेक्स्ट जो हमारा 3 ये रूल्स देख लेना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, हमेशा ये तीनों पूछे जाते हैं, हमेशा ही ये तीनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। कोई भी एग्जाम होगा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है तो वो जरूर पूछा जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। अब हम लोग थोड़ी सी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, ठीक है। तो देखो कंप्लीटली फील्ड मतलब कि कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, बल्कि जितने भी हैं सबके सब पेयर्ड हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीटली फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब सिंगल या सिंगली ऑक्यूपाइड हैं सबके सब, एक एक इलेक्ट्रॉन ही हैं सब में, इसे हाफ फील्ड कहते हो। और इन सब के अलावा अगर कोई बीच का है, जैसे कि ये रहा, ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुली फील्ड है ना। तो इन तीनों की अगर एनर्जी का सीक्वेंस देखें तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल। इसके बाद इसका नंबर आता है, यानी कि हाफ फील्ड उसके बाद आता है। और फिर कौन सा होता है, जो कम्प्लीटली फील्ड ना हो ना ही हाफ फील्ड हो, यानी कि अदर की बात हो रही है, समझ में आई बात। तो द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड सब सेल इज ड्यू टू, तो यही तो है वो कम्प्लीटली फील्ड होने का मतलब क्या है, कि ये कम्प्लीटली पैक्ड हो गए हैं ये पूरे। अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि और ये ले नहीं सकता और ये देना भी नहीं चाहता, समझ में आई बात। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होता है कम्प्लीटली फील्ड आपका। उसके बाद नंबर आता है हाफ फील्ड का, और फिर क्या नंबर आता है इस तरह का। तो द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड सब सेल इज ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग। देखो इन सारी चीज़ों का यूज अभी मैं दिखा रहा हूँ। रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग क्या है, शील्डिंग हम लोग 3rd चैप्टर में देखेंगे। 3rd चैप्टर में हम लोग वहाँ पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव, 2 चीज़ें वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ डिस्कस हो जाएगा रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग। और सेकंड जो बात है वो है स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्सन एनर्जी, स्मॉलर, क्योंकि इस समय ये ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होकर इस तरह से सर्कुलेट हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में, एक क्लॉकवाइज में, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं उस केस में, ठीक है। तो रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग, दूसरा आपका स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्सन एनर्जी, एंड थर्ड वन लार्जर एक्सचेंज एनर्जी। लार्जर एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, ये हमारे कोर्स के बाहर की चीज़ें हैं, फिर भी एक्सचेंज एनर्जी, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक दूसरे की पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, ये इसकी जगह लेना चाहता है और ये इसकी जगह लेना चाहता है, या ये एक दूसरे की जगह लेना चाहते हैं, और इस प्रोसेस में जो है कुछ एनर्जी एक्सचेंज होता रहता है, तो लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। यानी कि अब इस केस में देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, शिफ्ट करना या कहीं और ले जाना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है, समझ लो बात को। इस वाले से, फील्ड वाले से यहाँ से निकालोगे तो भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि यहाँ पे है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना आप यहाँ पे अभी बस इतना याद रखना कि कम्प्लीटली फील्ड जो है ये मोर स्टेबल होता है, और फिर हाफ फील्ड का नंबर आता है, और फिर अदर का नंबर आता है, यानी कि जो कम्प्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड नहीं है। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आपका लास्ट टॉपिक, ये आपका आखिरी जो है यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब आप समझ गए होंगे कि किसी भी एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप इन्हीं रूल्स को फॉलो करोगे जो अब्बाऊ ने दिया कि 1s 2s 2p इस तरह से करोगे, है ना। और फिर उसमें भी अगर वह एक सभी इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूशन सब सेल में भी दिखाना हो तो आप आसानी से दिखा सकते हो। अगर एक इलेक्ट्रॉन 3 ही है, मान लो p में भरना, तो एक भरोगे, है ना। 4 हैं तो एक पेयरिंग कर दोगे, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर है। अब जितने भी एटम अब तक डिस्कवर हुए हैं उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, आप उन सब का अच्छे से चेक कर लो एक तरफ से, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में वो भी 4D सीरीज़ 5D सीरीज़ के तक आप आसानी से कर लो, अच्छे से देख लो। या जो ज़्यादा पूछा जाता है उनको मैं बता दे रहा हूँ। तो कॉपर, आपसे क्रोमियम का पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा। क्रोमियम में अगर देखा जाए तो इसका मैं लिख के बता रहा हूँ क्यों पूछा जाता है, इसके पीछे वजह क्या है। यह है 3D5 4s1। इसके पहले इनर्ट गैस होगा, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे, समझो बात को। आर्गन होगा, आर्गन, यहाँ पे आर्गन होगा, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। 18 के लिए, 18 इलेक्ट्रॉनों के लिए आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रख दोगे तो ये कंप्लीट जो है क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा।
तो ये लास्ट की बात हो रही है। आप देखो यहाँ पे D5, डी में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 होंगे तो क्या होगा सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन सब में फिल कर दो इस तरह से, है ना, एरो बना के करो, 3 2 5 हो गए। लेकिन इसके पहले अगर मैं क्रोमियम के पहले वैनेडियम की बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर 23 होता है, तो उसके लिए जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 3D3 4s2। अब ध्यान से देखो दोनों में क्या फ़र्क है। एक तो ये रहा आपका, इसके बाद मैं बना दूं s का ये s ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आउटर सेल का मैं बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, इसका ये मैं प्रेजेंट किया। अगर मैं इसका प्रेजेंट करूँगा तो देखो क्या हो रहा है, डी में 5 होते हैं मैक्सिमम, 3 2 5, लेकिन है कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। समझे बात को। और एस क्या हो गया है, कम्प्लीटली फिल्ड हो गया है। इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन डालने से, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डालने से इसमें ये हाफ फिल्ड नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से स्विच करके यहाँ पे भेज दिया गया तो ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। वास्तव में होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 3D4 4s2, ये होना चाहिए था इसका, यानी कि इसमें 4 होते कायदे से। लेकिन वो क्या किया, कम्प्लीटली ये जो फील्ड था यहाँ से इलेक्ट्रॉन को स्विच करा के इसमें खींच लिया। क्यों, क्योंकि उस केस में ये सिस्टम जो है ज़्यादा स्टेबल फील कर रहा है हाफ फील्ड होने की वजह से। समझ आई बात। हाफ फील्ड होने की वजह से ये क्या हो रहा है, ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। और ये वाला देखो एक ही इलेक्ट्रॉन का फ़र्क है दोनों में, लेकिन ये वाला ऐसा काम नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ से अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता, जंप भी करा लेता, तो ये हाफ फील्ड नहीं होता और स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाता, यानी कि इस सिस्टम की एनर्जी कम नहीं कर पाता। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, यानी कि ज़्यादा स्टेबल हो गया। समझ बात। तो क्रोमियम का पूछा जाएगा आपसे अधिकतर, क्रोमियम का, कॉपर का भी ऐसे ही, कॉपर का ये 2 आप ध्यान रखना, प्लेटिनम का देख लेना, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। बाकी इनर्ट गैस का, इन सब का फिक्स होता है। इनर्ट गैस इन सब का आप आसानी से कर सकते हो। इनर्ट गैस हुआ, और आपके एस ब्लॉक एलिमेंट जो शुरू के हैं 2 लाइन, एफ ब्लॉक, एल्कली अर्थ मेटल्स एंड एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल्स, उन सब के भी आप देख लोगे, ठीक है। बाकी इन सब का याद रखो। प्लेटिनम हो गया, एक कैडमियम का कर लेना, और बाकी जिंक या डी ब्लॉक में शुरू के 2 लाइन, शुरू के 2 जो लाइन हैं आपके, वो वैनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल और जिंक, ये सब देख लेना अच्छे से, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यही पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो एक बार 2 बार करोगे आप इस तरह से। मैं कॉपर का अगर लिखूं तो देखो कॉपर का मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। कॉपर का 1s2 2s2 2p6, गिनो जरा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 2 8 2 10 10 हो गए, 2p6, फिर क्या 3s2 3p6, कितने हो गए 18 हो गए, 18 हो गए ना। तो एनर्जी का सीक्वेंस मैं वही फॉलो कर रहा हूँ, पहले 1s फिल करूँगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या आएगा, अब आप किस में फिल करोगे, 4s, कितना है, कॉपर है ना, 3p6 एंड 4s2 4s1 3d10, 4s1 3d10। देखो जरा ये सीक्वेंस, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 10 11 11 6 17 19 19 और 10, कितना हो गया 29। तो ये देखो फिलिंग सीक्वेंस रहा। होना चाहिए था कायदे से इसमें फिल होना चाहिए था पहले 4s, क्योंकि एनर्जी में आप देखो तो 4s पहले आता है। 4s जो एनर्जी सीक्वेंस है हमारा, उसमें 4s पहले आता है। 4s कहाँ, ये रहा। पहले 4s फिल करोगे, फिर 3d फिल करोगे, समझ में आई बात। पहले 4s फिल होता है, फिर 3d फिल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर और क्रोमियम के केस में उल्टा हो जाता है। ये भले ही s खाली रह जाए, ये s के 1 इलेक्ट्रॉन को स्विच करके इस d में भेज देता है, ताकि ये फुली स्टेबल हो जाए, फुली फिल्ड हो जाए। ये फुली फिल हो जाए कॉपर के केस में, और क्रोमियम के केस में क्या हो जाए, ये हाफ फिल्ड हो जाए। इसीलिए इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन जो कि कम्प्लीटली फिल्ड हो गया था, वो यहाँ से शिफ्ट करा लेता है यहाँ पे। समझ आई बात। और इसीलिए जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो क्या हुआ, 3d10 एंड 4s1। क्या बात क्लियर हुआ।
तो ये आपसे ये देख लेना, ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप समझ गए होंगे कैसे कैसे करना है, बुक में दे रखा, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो इनके, क्योंकि अब हमें यही लेके चलना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे से कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड अब वो भूल जाओ, 2 8 है ना 6 इस तरह से जो हम लोग किया करते थे पहले, उसको आप भूल जाओ। अब हम इस तरह से लेके चलने वाले हैं, क्योंकि अब हम उस इलेक्ट्रॉन का अभी तक सिर्फ सेल में डिस्ट्रीब्यूशन देख ले रहे थे, काम चल जा रहा था, लेकिन अब उससे काम नहीं चलेगा हमारा। इन इलेक्ट्रॉनों का सब सेल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसको हमें देखना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। चलो ये चैप्टर फिनिश हुआ, नोट्स कंप्लीट हो गया होगा। जिसका नहीं हुआ तो अपने यार दोस्तों से दोबारा से सेंड करा लो, और नहीं मिल रहा है फिर तो मुझसे बोलो, मैं सेंड कर देता हूँ। इस चैप्टर को कंप्लीट माना जाएगा। एक तरफ से आप सारे क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट कर सकते हो, न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, और आप प्रैक्टिस करो। जो नहीं हो रहा उसको पूछो मुझसे, ठीक है। एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा इसका सोल्यूशन। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा था, तो एक बार कंप्लीटली रिवाइज करो इस चैप्टर को, और फिर सोल्यूशन इसका करो एक्सरसाइज का, ठीक है। एक साथ रिवाइज करना, 1.5-2 घंटे बैठ के, 2 घंटे में हो जाएगा आसानी से, आप सिर्फ पढ़ोगे तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट डे।